आज के वीडियो में हम करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे। करिकुलम सुनने से कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे साउथ इंडिया का एक सिटी का नाम होगा, जैसे एर्नाकुलम, महाबलीपुरम। लेकिन इतना सीधा है नहीं। ये करिकुलम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इट इज़ रिलेटेड टू एडुकेशन। ओके, करिकुलम जैसे कि लिटरेसी रेट में केरला आगे है, तो स्टेट वाइज करिकुलम का फ्रेमवर्क थोड़ा अलग होता है। तो हम आज एकदम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखेंगे इसके मीनिंग को, फिर इसके एम और ऑब्जेक्टिव को। तो सबसे पहले करिकुलम है क्या? ओके, करिकुलम का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना कहानी। तो करिकुलम अगर हम देखें कि कैसे अलग है भाई हर किसी से, तो इसका ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। करिकुलम एक लैटिन वर्ड से आया, जैसे करिकुलम लम है ना, एल यहाँ पे लैटिन, तो करिकुलम लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है रन में, यानी कि रेस का मैदान। ठीक है, अब करिकुलम का यहाँ से एकदम बढ़िया सिंपल सा मीनिंग निकाल लीजिए। एक रेस का मैदान जिसमें एक रेसर दौड़ता है और उसकी क्या होगी ऑब्जेक्टिव, उसका लक्ष्य क्या होगा कि वो रेस में विजय हो, गोल को अचीव करे। ठीक उसी तरीके से जब हम एडुकेशन के प्रोसेस में गुजरते हैं तो हमारा भी एक ऑब्जेक्टिव, एक एम होता है कि हम उस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। तो ये करिकुलम जो है एक टूल्स है, एक औजार है जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल एम को पूरा करने में मदद करता है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस, या फिर शिक्षण जो एक्टिविटीज़ है, ये सारे मिल करके हमको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को पाने में, अचीव करने में मदद करते हैं। अब बोलेंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो एजुकेशनल प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो विद्यार्थी या जो लर्नर है, उसका ऑब्जेक्टिव ही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड अलग है, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूँगा। लेकिन हाँ, मीनिंग समझना है क्या है कि वह सारी प्रक्रियाएं, वह सारी योजनाएं जिससे हम एक शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान, हम उसे करिकुलम कहते हैं। तो सिंपल सा क्या है कि जब आप रनवे पे दौड़ रहे होते हैं तो आपके सामने एक सपाट मैदान होता है, फिर बहुत सारी रेखाएं होती हैं, एक आपका लक्ष्य होता है। अब इतने सारे से तो करिकुलम होगा नहीं, अब आपको दौड़ना होता है, तो आपके अंदर का स्टेमिना, फिर साइड में जो बैठे होते हैं लोग, जैसे कोई दौड़ता है, दाव कैसे बढ़ते, हेमा दास विजयी हुई थी तो हेमा 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 चिल्लाने लगते, ये मोटिवेशन। तो ये सारे जितने भी एफर्ट्स हैं, जैसे स्कूल में लिखा हुआ कुछ स्लोगन्स जो मोटिवेट करते हैं, स्कूल के टीचर्स, स्कूल के सिलेबस, स्कूल का कंस्ट्रक्शन, और सोसाइटी, ये सारे के सारे जो है ना एक पार्ट्स हैं करिकुलम के, और इन सब से गुजर के वो एक शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त करता है। अभी हम एम ऑफ करिकुलम पे आएंगे कि क्या होता है, तो समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल ये समझे कि करिकुलम को पूरा करने के लिए स्कूल की बाहर की गतिविधियाँ, स्कूल के अंदर की गतिविधियाँ, ये सारे करिकुलम में ही समाहित होती है। इसलिए करिकुलम को साल भर एक कोर्स, एक बुक से सीमित हम नहीं कर सकते। करिकुलम जो है लंबा चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए जब भी करिकुलम का निर्माण होता है तो राष्ट्र की पूरी शक्तियां लगती हैं। उसका एजुकेशन मंत्रालय, जो जितने भी एजुकेशन में इन्वॉल्व लोग हैं, वो सारे इस करिकुलम को बनाने में लगते हैं। इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक है, और जब भी करिकुलम बनता है तो 1 से लेकर 12 तक का करिकुलम बनता है, फिर 12 के बाद हायर स्टडीज़ का करिकुलम बनता है। कि आखिर जब ये करिकुलम, जब वो पढ़ाई कर लेगा तो वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक एजेंट बनेगा, या स्वामी विवेकानंद के रास्ते पे दिखाए उस पे चलने वाला एक नागरिक बनेगा, एक अपने ही देश में बम मारने वाला बनेगा, या फिर वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार करने वाला नागरिक बनेगा। तो यहाँ से करिकुलम का एम डिटरमाइन होता है। चूँकि एम अचीव करना है, बहुत लंबा जर्नी होता है, इसलिए करिकुलम का भी एम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इसके देखने के बाद हम देखते हैं कि ये जो करिकुलम है, इम्पोर्टेंट फैक्टर टू अचीव एजुकेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे जीवन में एक करिकुलम नहीं है तो हम ना एजुकेशनल एम प्राप्त कर सकते, ना ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते। इसे साधारण भाषा में कैसे समझते हैं? देखिए, करिकुलम एक रास्ता है जिससे आप चल करके एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, एक आपका गंतव्य मिलेगा।
तो अगर आपके जीवन में करिकुलम नहीं है, वो प्लान नहीं है, वो रास्ता नहीं है, तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह सुनो, जो एक तरीके से हिंदी में कहते हैं ना सुनियोजित, तो सुनियोजित ये प्लान है करिकुलम, जिससे एक शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जिसमें स्कूल के शैक्षणिक कार्य और गैर शैक्षणिक कार्य जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं। इसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों को शामिल किया जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है शिक्षा का, कि हम नौकरी प्राप्त करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य हम जानते हैं कि साइकिक, उसका मोटर और उसका अफेक्शन वाले जो डोमेन है, यानी कि उसका जो इमोशनल डोमेन है, उसका नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल डोमेन है, उसका जो मोटर डोमेन है, शारीरिक डोमेन है, सभी का प्रॉपर डेवलपमेंट करना और उसे बहुत बेहतरीन नागरिक बनाना। ओके, तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो करिकुलम का मतलब है कि हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उसमें इन्वॉल्व करना होगा, राइट। अब हम देखते हैं एक थोड़ा सा डेफिनेशन को, तो हमें ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा। एक महान एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने डिफाइन की थी, जिनका नाम था कनिंघम, करिकुलर को उन्होंने कहा था कि एक ऐसा औजार है टीचर्स के हाथ में, यानी आर्टिस्ट के हाथ में, जो अपने विद्यार्थी को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में यानी स्टूडियो में ढाल देता है। समझ गए? एक मतलब इसमें उद्देश्य फिक्स है, एक स्टूडियो यानी कि स्कूल फिक्स है, एक टीचर्स यानी कि आर्टिस्ट फिक्स है, और वो सारे मेथड, वो सारे टेक्निक्स, वो सारे मटेरियल्स सबके सब इम्पोर्टेंट है करिकुलर्स में, जिससे हम एजुकेशनल गोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो करिकुलम को कहता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जैसे हमने कहा ना कि खूब पढ़ लो, एकदम खूब पढ़ ले, और जब प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना हुआ तो हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है। ओके, तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज नहीं है, यूटिलिटी ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल जो करिकुलम के मतलब थे उसमें कहा जाता था कि एक्विजिशन और मास्टर ओवर सर्टेन स्किल्स। अभी आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए, इसीलिए एमटीएस की वैकेंसी भी आती है, एरियाज ऑफ नॉलेज एज द सोल एम ऑफ एजुकेशन। बट ये जो है नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन है। हम जब इसको मॉडर्न करिकुलम को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है आउटसाइड द स्कूल, क्योंकि हम जब ट्रेडिशनल की बात कर रहे थे तो हम स्कूल में वो जैसे टीचर आते थे बड़ा सा डंडा ले करके, दो चार झापड़ मार के, खैनी उनी बना करके, और वो बड़ा हाँ इसको कर लेना, ये मेथड नहीं चलते। तो क्या होता है, मॉडर्न करिकुला फोकस ऑन डिजायरेबल एक्टिविटी आउटसाइड द स्कूल, यानी स्कूल के बाहर जो सोसाइटी में कर रहा है उससे भी सीखता है, क्योंकि हम जानते हैं लर्निंग क्या है, बिहेवियर में पार्शियल चेंजेस है। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी उसके बिहेवियर में चेंजेस लाने का काम करती हैं। एंड प्लान ऑर्गेनाइज एजुकेशनली ये सारी एक्टिविटीज़ का, जिससे हम उसके बिहेवियर में चेंजेस लाएं और उसे बेहतर सिटीजन बनाने की कोशिश करें। अब बताइए, जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को छोड़ देंगे, केवल बोरिंग क्लास में उसे बैठाएंगे, कितना डेवलपमेंट होगा। जैसे हमारे टीचर्स होते, पारा टीचर्स होते हैं ना, इतने बेहतरीन तरीके से, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अच्छे से पढ़ाते कि क्लास में ही सुसाइड करने का मन करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नैरो सेंस ऑफ करिकुलम की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू क्लासरूम एक्टिविटीज़, क्लास में घुसे, बोर्ड पे छापे, निकल लिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ओके, तो ये नैरो सेंस ऑफ करिकुलम है, मतलब कि जो भी क्लासरूम के अंदर हो रहा है। ब्रॉड सेंस ऑफ करिकुलम की बात करते हैं, मीन्स नॉट ओनली द स्टडी एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये केवल पढ़ना नहीं है जैसा ट्रेडिशनली हम मतलब पारंपरिक रूप से पढ़ते थे उसको, बट ऑल्सो इंक्लूड द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस। कहाँ से? फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, फ्रॉम सेम ग्रुप, फ्रॉम टीचर्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस जिसमें उसका हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। गांधी जी बोलते थे ना, सर्वांगीण विकास करना है। कैसे होगा? केवल वो पढ़ा देने से स्कूल में? सारी चीज़ें चाहिए। उसका भौतिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, अफेक्शनल डोमेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, साइकोमोटर डोमेन का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिससे वो स्कूल के एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो, स्कूल के एक्टिविटीज़ से अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सुधारने की कोशिश करे। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन को हमने देखा। फिर डेफिनेशन ऑफ करिकुलम को अगर लेते हैं तो इसमें जो मुझे सबसे बेहतर डेफिनेशन लगा
वो सी रोनाल्ड का है। उन्होंने क्या कहा था कि इसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करते हैं जो कि लर्नर के लिए होता है, मतलब जो सीखने वाला है, बाहर किसी को हम नहीं सिखा सकते हैं ना, और वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल्स होता है। यानी कि जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ पूरा एकॉम्प्लेक्स पूरा होता है वो स्कूल के अधीनस्थ होता है, जिसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस अलग अलग प्रकार के लर्नर गेन करता है, प्राप्त करता है। ओके, फिर उसके बाद जो अगला डेफिनेशन है अल्बर्टी ई का, उन्होंने क्या कहा था, करिकुलम एज ए सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसका, है ना, सिंगिंग, डांसिंग, क्राफ्ट, सारे एक्टिविटीज विच स्कूल स्पॉन्सर। चूँकि स्कूल कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे गांधी जी की नई तालीम वाली स्कूल की बात करें, जिन्होंने फोकस किया था क्राफ्ट के ऊपर, जिससे एजुकेशनल गोल को अचीव कर सके। अब एक बात यहाँ पे समझ में आती है क्या, कि एजुकेशन वैसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ उसका यूटिलिटी यानी यूटिलाइजेशन ही ना कर सके। आज बहुत सारे ऐसे हैं ना, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन फील्ड में काम नहीं करते भाई, बेरोजगार हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्रिएटिव होनी चाहिए एजुकेशन। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ करिकुलम की, तो क्या होना चाहिए, नौकरी, मतलब हम पढ़ ले तो नौकरी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये एम्स ऑफ करिकुलम नहीं कहता है। एम्स ऑफ करिकुलम क्या है, पॉजिटिव सिटीजन्स का डेवलपमेंट करना इन सोसाइटी में हमें एक सकारात्मक ऊर्जावान नागरिक का विकास करना है, जो अपने देश में बम ना मारे ना किसी देश में हमारे भाई, ऐसा हो जो पूरे विश्व को एक परिवार समझे, ठीक है। तो हमें उस तरीके का सिटीजन का डेवलपमेंट करना है। एजुकेशनल जो हैं एम्स है करिकुला के। फिर उसके बाद है मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल। करिकुलम का ये भी एम है कि हमें उसका भौतिक विकास करना है, साइकोमोटर डोमेन का डेवलपमेंट करना है, जिससे हम एक हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके। सोचिए, अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा तो सोसाइटी के ऊपर वो लाइबिलिटी होगा, एसेट नहीं होगा, बोझ हो जाएगा। इसलिए हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। अवेयरनेस ऑफ दियर ओन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अभी आज के डेट में क्या है, स्पिरिचुअलिटी को हम नहीं मानते, आए कुछ नहीं होता है ऐसा कहते ना, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रिलेशंस का रेस्पेक्ट कर सकें, हम दूसरे का रेस्पेक्ट कर सकेंगे, हम दूसरे में वैल्यू खोज पाएंगे, हम राइट और रॉन्ग को अलग कर सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये मेन एम होता है। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना, सेल्फ रिस्पेक्ट का फीलिंग डेवलप करना, सेल्फ इस्टीम यानी कि हम समाज को कुछ दे सके ऐसे पीपल में डेवलप करना ही करिकुला का एम हो सकता है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो एजुकेशन का कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। अदरवाइज ये ऐसा होता तो हमारे कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में वृद्धाश्रम नहीं होते, है ना। हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो वृद्ध हैं, हम उसको बोझ समझने लगते हैं। तो हमारा ये करिकुला ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि एम ऑफ करिकुला ऐसा नहीं होना चाहिए। टू मीट द नीड ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस, कल्चरल, रिलीजियस बैकग्राउंड, फिजिकल डिसेबिलिटी, इन सभी का जो फिजिकल बैरियर है उसको ख़त्म कर देना भी एम है करिकुला का। ओके, क्योंकि हम बोलते हैं ना, वो महिला है उसे पढ़ने का हक नहीं है तो खाना बनाओ, कहते हैं ना रेस और रिलीजन के बेसिस पर मुसलमान उसको पीछे भेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो काला है, बोलते करीबा दूर रहेगा, तो काला और गोरे का भेद फेयर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। मतलब इन सारी सभी चीज़ों को ख़त्म करना ही करिकुला का एम है। ओके, द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड इन माइंड, यानी कि करिकुला का एम है उसका इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास, फिजिकल भौतिक विकास, मोरल नैतिक और सोशल सामाजिक डेवलपमेंट हो सके। अब सोचिए, बहुत अच्छा इंडिविजुअल, बहुत जानकार है, बहुत हेल्दी भी है, लेकिन बगल वाले के घर में आग लग गई और उस पर ले जाके वो पेट्रोल डाल दे, कैसा चलेगा। इसलिए सोशल डेवलपमेंट भी होना करिकुला का एम है, ठीक है। टू इनकरेज एप्रिशिएशन ऑफ एंड कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। अभी सबसे बड़ा क्या है ना, हम अपने घर का कचरा उठा के दूसरे के घर में डाल देते हैं। बेसिकली आप फ्लैट में रहने वाली चाचियों को देखिएगा कि वो खिड़की से कचरा उठा के दूसरे के यहाँ फेंक देते, या ऐसे कंपार्टमेंट में जहाँ लिखा रहता है यहाँ पे ये करना माना है वहीं पे लोग करते हैं।
तो इनकरेज करना करिकुला का एम है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, कंजर्वेशन करना जरूरी है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट नहीं रहा तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? हम अपने लाइफ स्टाइल को ख़त्म कर लेंगे, हम अपने जीवन को पृथ्वी से ख़त्म कर लेंगे। फिर एम ऑफ करिकुला की बात करें तो रेस्पेक्ट नेशनल कल्चरल हेरिटेज, जो भी हमारी कंट्रीज़ के विरासत हैं उनका आदर करना ही हमारी सबसे बड़ी करिकुला की एम है। जैसे होता ना कि हम वो अमेरिकन कल्चर, वो जापानीज़ कल्चर पे हम बड़ा एकदम गर्व से कहते हैं कि अंग्रेज ऐसे हैं वैसे हैं, जब हम अपनी कंट्री की बात करते हम बड़ी बड़ी नीचे वाले नज़रिए से देखते हैं। तो ये जो मानसिकता है इसको ख़त्म करना भी करिकुला का एम है। ठीक है, किसी किसी को लगता है कि अमेरिका बहुत आगे, ब्रिटेन बहुत आगे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया में नहीं आया होता ब्रिटेन तो आज इंडिया बहुत पिछड़ा होता। लेकिन सोचने वाली बात है, आप सोचिएगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज की जो सोसाइटी है, आज की जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली डेमोक्रेटिक इन नेचर हैं। जैसे डेमोक्रेटिक में हर इंडिविजुअल एक एज ग्रुप के बाद सबकी वैल्यूज़ एक बराबर होती वोटिंग में, तो ये हमारे सोसाइटी में भी इस वैल्यू को बढ़ाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि करिकुलम हमारा फेल हो जा रहा है। अभी देखें ना, अमेरिका में नस्ल वेदी विरोध आंदोलन चल रहा था जिसमें बहुत हिंसक विरोध भी हुआ था। ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुला, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को पार करने के बाद हम एम प्राप्त करते हैं। यानी कि जब हमें फ्लोर पे, टॉप पे, छत पे चढ़ना है तो हमें सीढ़ी से चल के जाना होगा। तो जो सीढ़ी का एक एक स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इनेबल ऑल चिल्ड्रेन टू लर्न एंड डेवलप देयर स्किल टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अगर मान लीजिए वो सीखेगा ही नहीं, वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करेगा ही नहीं, तो फिर कैसा होगा वो इंडिविजुअल? वो तो होगा ना आज के ग्रेजुएट के जैसा, जाके कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे, नौकरी मिलेगी ही नहीं, कंपटीशन की तैयारी करते रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बेस्ट ऑफ अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सके, बेस्ट ऑफ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सके। कौन? लर्नर। टू प्रमोट द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग सो दैट चिल्ड्रेन एंजॉय कमिंग टू स्कूल। अब जब बोरिंग स्कूल हो जाएगा तो कोई बच्चा जाएगा क्या? उसको तो लगेगा कि डेंगू को टीका इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये तो स्कूल जाएगा ही नहीं। इसलिए क्या है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना, उसके लिए हमें क्वालिटी वाले टीचर्स चाहिए। ऐसे टीचर्स नहीं चाहिए जो बेंच के नीचे खैनी बनाते हों या पान खाते हों। उनसे ये हमारा करिकुलम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो टुवर्ड लर्निंग फोकस कर सके, उन्हें सीखने के लिए इनकरेज कर सके, तो भाई हम एक इनोवेटिव स्कूल डेवलप कर पाएंगे। टू टीच चिल्ड्रेन द बेसिक स्किल्स ऑफ लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज मोबाइल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की दुनिया है तो हमें आईसीटी का भी ज्ञान देना है ताकि आने वाले टाइम में वो ऐसा सिटीजन बने जो कि एसेट हो, लाइबिलिटी ना हो, है ना, हमेशा प्रिपरेशन करने वाला ना हो। टू डेवलप चिल्ड्रेंस स्किल इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ज्ञानी तो बाद में बनेगा, पहले ठीक से बोल तो ले, ठीक से सुन के समझ तो ले। ओके, now to encourage development of habit with address issue relating to conservation and protection of environment and natural resources। अरे जब तक इन्वायरमेंट को समझेगा नहीं, जब तक इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसके वैल्यू को महसूस नहीं करेगा तो खाक करेगा इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। इसलिए ये सारी जानकारी भी देना करिकुला का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोमेट एन अवेयरनेस ऑफ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इशू। और जो भी समसामयिक घटनाएं हो रही हैं उस पर उसका ध्यान जाना चाहिए। ऐसा नहीं दुनिया में कुछ है, बम से मार दो, उड़ा दो, काट, कुछ लेना देना नहीं। नहीं, उसके अंदर ये फीलिंग आना चाहिए कि भाई हमारी सोसाइटी, हमारे ह्यूमन कल्चर का नाश हो रहा है, ये फीलिंग आना चाहिए, तब तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेगा ना। ये ऑब्जेक्टिव करिकुलम किया है। टू हेल्प पीपल डेवलप इंटरेस्ट एंड स्किल दैट विल गिव पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन द यूज ऑफ लेजर टाइम थ्रू आउट देयर लाइफ्स। अब देखिए, जो चीज़ें कर रहा है उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो करेगा क्या? तो करिकुला ऐसा है, ये चाइल्ड सेंटर्ड फोकस करता है कि उसके इंटरेस्ट को ऐसे जगाओ कि वो जो करे तो सेटिस्फाई हो, वो जब खाली समय मिले तो उसमें उसका यूटिलाइज कर सके। देन ये करिकुला का लेजर टाइम का इस्तेमाल करना भी ये ऑब्जेक्टिव है। टू हेल्प चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ। पहला कि उसको सिटीजन बाद में बनाइएगा, सही गलत क्या है उसको समझने लायक बना दीजिए,
सो दैट दे ग्रो कमिटेड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और ये समझ ले कि जितनी मेरी अपॉर्चुनिटी है और किसी की अपॉर्चुनिटी है, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे होता ना क्लास में, जैसे इस कंट्रीज़ में फेयर वाले हैं, कहीं से काले आ जाएं एकदम पूरा आयरलैंड के, तो बोला काला है सबको पीछे भेजो, है ना, हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए करिकुलम, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इक्वल जो हमारा क्राइटेरिया है सबको दिया जाए। एबल टू लिव एंड वर्क कोऑपरेटिवली, हम साथ रहें, साथ काम कर सके, ऐसी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। हम हारमोनी समाज में कब लाएंगे? हारमोनी एजुकेशनल एम है, लेकिन उससे पहले हमें कोऑपरेटिवली वर्क तो करना पड़ेगा ना। एंड टू कॉप विथ एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डिमांड मेड ड्यूरिंग एंड बियॉन्ड द स्कूल डेज। मतलब स्कूल से पहले, स्कूल के बाद, जब उसकी एकेडमिक सेशंस खत्म हो जाए तो भी ये मेंटेन रहे, तब तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव है ना, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अगला टॉपिक क्या है कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे करिकुलम को। तो देखिए, सबसे पहले करिकुलम में क्या क्या चीज़ शामिल करने हैं, वो करिकुलम कैसा होना चाहिए, हम हमारे देश का, हमारे कंट्री का जियोग्राफिकल, रीजनल और हमारा जो लैंग्विस्टिक किस प्रकार की है, इस तरीके से अरेंजमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके हम प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यानी कि करिकुला का प्रिंसिपल हम डिसाइड करते हैं, हम एजुकेशन कैसा देना चाहते हैं, हम लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहते हैं। तो जब हम लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो एक एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम क्या क्या चीज़ जोड़ेंगे करिकुलम में जिससे हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को पा सके, ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशंस, है ना। चूंकि एजुकेशन चिल्ड्रेन के लिए है, एजुकेशन के लिए चिल्ड्रेन है नहीं। बात समझ में आ रही है? कुछ को नहीं समझ में आई होगी। यानी कि जो एजुकेशन है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड है। समझ में आई बात अब? ओके। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हम देखते हैं कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकता को पूरा करे, जो लर्नर हैं उनकी रुचि को जगाए, उनमें मोटिवेशन पैदा करे, ठीक है। वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, जैसे छड़ी से मार के उनको नहीं बैठाया जा सकता। पहले जब होता था ना, मोटे मोटे छड़ी से मारे जाते हैं, अभी तो सरकार प्रतिबंध लगा दी है, लेकिन फिर भी आ जाता है केसेस। इंटरेस्ट, नीड, कैपेसिटी, एबिलिटीज, एज, ये सारी बातों को ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शन करना है करिकुलम की। ये प्रिंसिपल कहता है कि ये सारी बातें याद रखें। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, ताकि उनका प्रॉपर इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कर सके। पहले उनकी इंटेलिजेंस को समझेंगे तब तो डेवलप करेंगे ना। शुड बी केप्ट इन द फुल व्यू ऑफ क्लोज अटेंशन, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विथ लाइफ। अब हम ऐसा करिकुलम बना दिए कि उसका रिलेशन ही नहीं लाइफ के साथ। अब हमारे स्कूल में पढ़ाया गया, जब प्रैक्टिकली वो फील्ड में आया तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं, वो शांत, बोला भाई क्या होगा अब, कुछ नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो जो चीज़ें पढ़नी है उसे, जो चीज़ें सीखनी है, जो एजुकेशनल एम प्राप्त करने हैं, उसमें सबसे पहला है कि जो करिकुलम है उसका रिलेशन लाइफ के साथ होना चाहिए, रिलेवेंट टू एक्चुअल लिविंग होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि घर में आग लगे और सोचिए अरे अमेरिका में हिंसा हो रहा है, वहाँ आग लग गया है। तो रेलेवेंट टू लाइफ होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विथ लाइफ ये कहता है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिव पावर, जो बच्चों का इनोवेटिव माइंड है, जिसमें एक्टिविटीज़ हमेशा पलते रहते हैं, उनको इनकरेज करना है, ठीक है। क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रेन को निखारना है, इनोवेशन को जगाना है, उनमें नई चीज़ करने की प्रवृत्ति का विकास करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गए किताब लिए सोशल साइंस की वैसे सर रख के सो गए, ये ऐसा प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज। हम कहते हैं ना कि खेल खेल में बच्चे सीखेंगे, क्यों? क्योंकि मन को लुभाता है ये। आप जाए मोटा सा किताब दे दीजिए ना, उसमें पिक्चर्स हैं ना कुछ है, बच्चा तो भाई ऐसे एकदम बोले हमसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ वहीं हाथ खड़ा कर देगा। मैट सो मच इंटरेस्टिंग दैट चाइल्ड गेन एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड लर्निंग फ्रॉम देम इन द प्ले वे स्पिरिट थिंकिंग, राइट। उसमें सारी चीज़ खेल के माध्यम से आनी चाहिए, ऐसा बोरिंग नहीं होना चाहिए।
करिकुलम के नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्योंकि जहाँ की शिक्षा होगी, जिस रीजन की होगी, वहाँ का कल्चर उस शिक्षा में हावी होगा, वहाँ का रिलीजन उसमें हावी होगा, वहाँ का लैंग्वेज हावी होगा, वहाँ का रहन सहन जो कल्चर है हावी होंगे, वहाँ की संस्कृति हावी होगी। सो करिकुलम को ये सब बातों का ध्यान रखना है। करिकुलम शुड प्रिजर्व एंड डेवलप कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। अब है ऐसा, इंडिया में रहते हैं, ब्रिटिश का गुणगान करते हैं, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारा देश गर्क हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं होगा कंट्री का। देन हमें क्या करना है कि करिकुलम में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है, इसीलिए बोला गया प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे आप गए कहीं, मैथ पढ़ता है ट्यूशन में, केवल मैथ ही पढ़ता है, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। कोई फिजिक्स पढ़ता है, केवल फिजिक्स पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो ये टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं हो गए, इसको अवॉइड करता है करिकुलम। उसका चूंकि हर ऑल एस्पेक्ट डेवलपमेंट करना है, करिकुलम डज नॉट मीन ओनली टू द एकेडमिक सब्जेक्ट बट इट इंक्लूड द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। मीन्स कि जो स्कूल में सीख रहा है, स्कूल के बाहर जो सीखेगा, वो सारी चीज़ों को प्रिंसिपल ऑफ करिकुला इंक्लूड करता है। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। प्रिंसिपल ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न्स, है ना, हमें मल्टीपल डायमेंशन वाले बच्चे का डेवलपमेंट करना, उनके बिहेवियर में मल्टीपल चेंजेस करनी है। करिकुलम सब्जेक्ट एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस शुड इनकलकेट द चिल्ड्रन सोशल एंड मोरल क्वालिटीज। उनमें सोशल बिहेवियर का डेवलपमेंट करना, मोरल क्वालिटीज़ का डेवलप करना है, जिससे क्या हो कि उनका क्यूरियस बिहेवियर दूसरों के प्रति डेवलप हो जाए, है ना, उनको दूसरे में गलत और सही का फासला समझ में आ जाए, रेस्पेक्ट की भावना का विकास हो सके। तो हर पैटर्न्स का बिहेवियर का उनका डेवलपमेंट करना, सोशल बिहेवियर, मोरल बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर, कल्चरल बिहेवियर, ये सारे डेवलपमेंट करना है प्रिंसिपल ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न्स के माध्यम से। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये प्रिंसिपल कहता है कि करिकुलम शुड इंक्लूड दोज सब्जेक्ट एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस विच आर यूजफुल टू द प्रेजेंट लाइफ एज वेल एज द फ्यूचर लाइफ ऑफ द चिल्ड्रेन। मतलब आज के समय में भी उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए और कल भी उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। ऐसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई भी यूटिलिटी ना हो। आज का एजुकेशन सिस्टम देखने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी होना चाहिए, फ्यूचर लाइफ में भी उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, जो भी सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि करिकुलम हमारा सक्सेसफुल है। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन, भाई जिस पढ़ाई का फ्यूचर में कोई इस्तेमाल ही ना हो उसको पढ़ के क्या फ़ायदा, इसलिए उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है जो हमारा करिकुलम हमें आने वाले कल में सक्षम बना सके। दिस कैपेसिटी फॉर द एडजस्टमेंट शुड ऑल्सो एनेबल टू चाइल्ड टू कोडिफाई इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यानी कि इन्वायरमेंटर को अपने आवश्यकता के अनुसार एडजस्टमेंट करने लायक बना सके। हम उसे फ्यूचर ओरिएंटेशन वाला करिकुलम का एक एस्पेक्ट समझेंगे, ठीक है। सो क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए, फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सके, वो एडजस्टमेंट कर सके, जो सीखा उसका अप्लाई कर सके। एप्लीकेशन नहीं होंगे तो नहीं होगा ना, केवल तैयारी करते रह जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम केवल एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट पढ़ के आइसोलेटेड नहीं होना है, हमको उस सोसाइटी में आना है। डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट इनहेरेंट इंटरेस्ट, है ना, किसी को साइंस में रुचि होगी, किसी की मैथ में रुचि होगी, किसी की सोशल साइंस में रुचि होगी, किसी की संस्कृत में रुचि होगी। उनके एटीट्यूड अलग होंगे, उसके एप्टीट्यूड अलग होंगे, अर्ज अलग होगी, टेंडेंसीज अलग होंगे, कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज अलग अलग होंगी इन व्यू ऑफ दियर वेरिएशन एंड डिफरेंसेस। तो ये सारी बातों को हमें इंक्लूड करना है, इन सारी वेराइटीज़ को इंक्लूड करना है। तो करिकुलम में कुछ ऐसा जगह रखेंगे तभी तो इस एस्पेक्ट को बोलते हैं फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी होना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर लीजर, क्या है कि खाली समय में उस समय का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं होना है कि जब खाली समय मिले उसको उस लाइक काम ना मिले, जैसा वो सीखा है तो बेचारा बैठ जाए, नहीं चलेगा ना। इसलिए हमें वैसा डेवलप करना है, वैसे चीज़ों को इंक्लूड करना है, वैसे चीज़ों को हमें शामिल करना है जिससे कंस्ट्रक्शन ऑफ जब करिकुलम हो
तो उससे खाली समय का उपयोग कर सके हो। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, हमारा कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम एक समान भाव से जोड़ देते हैं, किसी में डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसेस नहीं करते हैं, तो ये प्रिंसिपल हमारे अंदर होना चाहिए। प्रमोट फिजिकल, मेंटल, मोरल, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव होगा तभी तो ये सारी चीज़ों का हम बात करेंगे, नहीं तो अगर इंक्लूसिव नहीं होगा तो फिजिकल अलग होगा, मोरल अलग होगा, तो खंड खंड करके हम नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ कम्युनिटी लाइफ, हमारा जो करिकुलम है वो कम्युनिटी लाइफ से रिलेशनशिप रखता हो। समझ में आ रही बात? जैसे हमारे कुछ लोग हैं ना, अमेरिका में वो नस्ल वेदी अभियान चल रही थी, अभी आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एकदम हाईलाइटेड, तो कुछ लोग यहाँ रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। लेकिन हमारे कंट्रीज़ में जब हिंदू मुसलमान की राइट होती है तो ये लोग हवा देना शुरू कर देते हैं। मेमोराइज इट। सो इसमें क्या है कि करिकुलम हमारा ऐसा बनाया जाए कि वो डायरेक्टली कम्युनिटी के साथ, उसके प्रॉब्लम के साथ जुड़ सके, समझ सके। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठा हो चांद के बारे में सोचता हो, बाहियात। ठीक है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम फुल कंसिडरेशन ऑफ द लोकल नीड्स पे फोकस करना है, लोकल सिचुएशंस पे फोकस करना है, और इसको देख करके ही हमें करिकुलम का डिज़ाइन करना है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक स्क्रिप्ट, चूँकि हमारा कंट्री कैसा है, डेमोक्रेटिव है, तो हमें वो स्पिरिट डेवलप करना है डेमोक्रेटिव, हर किसी की वैल्यू को इक्वल रिप्रेजेंट करना है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, इफ द इंटीग्रेटेड अप्रोच एम्प्लॉयड इन द टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट, then this correlation lead to the wider and deeper understanding and wholesome knowledge। यानी कि हमारा जो भी करिकुलम हो उसमें अलग अलग पैटर्न्स होंगे, जैसे मैथ, साइंस, बायोलॉजी, सबको कोरिलेटेड, सबको इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखा जाना चाहिए। उसमें स्कूल की बाहर की एक्टिविटीज़ का भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। जिससे क्या होगा कि डीपर और वाइडर अंडरस्टैंडिंग होगी, होलसम नॉलेज उसका डेवलप होगा, संपूर्ण विकास हो सकेगा उसका। राइट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करिकुला बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑफ एजुकेशन इज टू अलाउ ए स्टूडेंट टू कंज्यूम, मतलब जो चीज़ें हैं उसका सदुपयोग कर सके, ट्रांसमिट, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसमिट कर सके, उसका बहुत फुलफिल कर सके, उसको बढ़ा सके, एनरिच कर सके, अपने कल्चर को आगे ले जाए। हमें कंजर्वेशन ऑफ कल्चर करना है, हमें कंजर्वेशन ऑफ अपनी जो मूल संस्कृति के जो भी घटक हैं उनको प्रिजर्व करना है। दिस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। अगर उसकी संस्कृति उससे गायब हो जाती है तो उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा। कल्चर कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीफ, एटीट्यूड, स्किल्स, कंडक्ट, वैल्यूज, नॉलेज, ये सारी चीज़ों का जो है कंजर्वेशन होना चाहिए। तब तो लोग जानेंगे ना। गांधी जी हमेशा कहते थे कि हम अपनी खिड़कियां उतने ही खुले रखेंगे जिससे बाहरी संस्कृति के जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो आ सके। हम इतना नहीं खोलेंगे कि हमारा संस्कृति ही उजड़ जाए। समझ में आ रही बात? संस्कृति का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे अंदर से संस्कृति निकाल दिया जाए तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। ठीक है। अब प्रोसीजर ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। प्रोसीजर ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी कि कैसे हम किस प्रोसेस को फॉलो करें कि एक हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन क्या करना पड़ेगा? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल गोल को डिफाइन करना पड़ेगा, एम को डिफाइन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है? असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स। आखिर जब आप एजुकेशन के लिए करिकुलम बना रहे हैं तो नीड क्या है, पहले बात को ध्यान में रखेंगे। ये धीरे धीरे पहुंचेंगे तो फिर बाद में ये प्रिंसिपल में चेंज हो जाता है आगे। फिर उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब नीड आ गए अब हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि कैसे भाई इस नीड को पूरा करेंगे, हम इस नीड को अचीव कैसे करेंगे। ओके। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करते हैं सेकेंड प्रोसेस में। थर्ड प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव। चूंकि हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर करिकुलर एक्टिविटीज शिक्षा भी है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमें शिक्षित करती हैं। हमारा मेंटल, हमारा सोशल, इंटेलेक्चुअल, अफेक्टिव सारी चीज़ का डेवलपमेंट करती हैं। तो हमें वैसे एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन करना है जिससे हमारा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। तो करिकुलम में उन सारी चीज़ को, उन सारे एक्सपीरियंसेस को रखना है जिससे क्या है कि एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सके जिससे हम एजुकेशनल नीड को प्राप्त कर सके। फोर्थ हमारा जो प्रोसीजर है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। चूँकि लर्निंग
एक्सपीरियंसेस कब आएगी? जब हमारा कंटेंट अच्छा रहेगा। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट थ्रू विच लर्निंग एक्सपीरियंस में बी ऑफर्ड, जिससे हमारा क्या होगा, कंटेंट होने से लर्निंग एक्सपीरियंसेस थोड़ा क्या है, कोडिफाई होगा, अच्छा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे कंटेंट और एक्सपीरियंसेस जो भी हैं इनको ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेट करना। ठीक है, ताकि जो है हम नीड को आसानी से पाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे नीड की तरफ जाएगा लेकर के, और हम पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो पॉजिटिव है उनको इंटीग्रेट करना, और फिर उसके बाद जो हमने सही किया, क्या गलत किया, उसका इवैल्यूएशन करना। ये प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम की। चूँकि हमको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पाना है, हमें एक बहुत अच्छा एम को पाना है, तो हमें इन सारी चीज़ों को, कंटेंट, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्टिव और इंटीग्रेशन, इन सारों चीज़ों का हमें ख्याल करना होगा। फिर उसके बाद आता है सिलेबस। अब देखिए सिलेबस है ना, जो ये एक नाम सुनेंगे सिलवासा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस है ना, ये आपका आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है लिस्ट। अभी आते हैं इसमें। सिलेबस इज डिफाइंड एज द डॉक्यूमेंट। क्या है सिलेबस? एक डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। ओके, कंसिस्ट ऑफ ए टॉपिक। क्या रखता है डॉक्यूमेंट में? टॉपिक्स होते हैं। कौन से टॉपिक होते हैं? अरे भाई, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं जो कि क्लास में पढ़ाया जाएगा। यानी कि सिलेबस क्या रखता है? व्हाट टू टीच वाले मटेरियल्स का लिस्ट। समझ गए बात को? व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, उसका लिस्ट पूरा रखता है। समझ गए? एक अरेंज फॉर्म में रहता है सिलेबस। ठीक है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है। एक क्या है, वो लिस्ट है जिसमें क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। ओके, सिलेबस इज ए टीचिंग प्लान। उसमें प्लान्स होते हैं कि भाई कैसे पढ़ाना है। इसमें सिस्टमेटिक होना चाहिए ना। अब कहीं से आए घुसेड़ पुसेड़ के पढ़ा दिए, बच्चा क्या मरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिस्टमेटिक होना चाहिए। इट इज़ द समरी ऑफ द टॉपिक्स। क्या होते हैं इसमें? पूरा डिटेल नहीं होता। आप इसको टेक्स्ट बुक मत समझ लीजिएगा, अभी आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। कवर्ड और यूनिट टू बी टॉट इन क्लास। जो चीज़ें पढ़ानी है, कहाँ? क्लास में। क्या पढ़ानी है? यूनिट पढ़ाने। यूनिट में क्या होंगे? टॉपिक्स होंगे। समरी फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ दीज इज कॉल्ड सिलेबस। क्लियर? गॉट इट? राइट। इट्स मीनिंग इज नैरो बिकॉज इट ओनली डेवलप स्पेसिफिक competencies। क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेवलपमेंट होगा ना, उसका अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस होते हैं। राइट, द वर्ड सिलेबस इज डिराइव फ्रॉम द मॉडर्न ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है लिस्ट होना। मैंने पहले ही बताया था आपको। इन ए नैरो सेंस सिलेबस होल्ड द मैथोलॉजी। क्या होते हैं? मैथोलॉजी, सिलेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट। क्योंकि जब टीचर पढ़ाने जाएगा तो उसके कोई मैथोलॉजी होंगे ना। ऐसे नहीं कि जैसे मन गया वैसे पढ़ाए, गाना गा के आ गए। कभी कभी होता है कि यूट्यूब पे बहुत आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट में पता चलता रहे हम सीखे का यार। ऐसा होता है मेरे साथ। ठीक है, इट इज़ फिक्स नॉर्मली फॉर ए ईयर। ड्यूरेशन कितना है सिलेबस का? 1 ईयर। करिकुलम का बहुत लाइफ लॉन्ग है, एम तो मिलते ही नहीं जल्दी। जब तक नहीं मिलते तब तक करिकुलम चलते रहता है। ओके, सिलेबस इंक्लूड नॉलेज एस्पेक्ट एंड करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं, ध्यान में रहेगा। राइट, नॉलेज होते हैं इसमें, करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं। द सिलेबस इज अ रिफाइंड डिटेल ऑफ करिकुलम। क्या होता है? करिकुलम के जो पार्ट्स होते हैं कुछ कुछ ना सिलेबस में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस मिलके करिकुलम बनाते हैं। पार्टिकुलर स्टेज ऑफ लर्निंग फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पार्टिकुलर स्टेज फॉर लर्निंग और पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट, सिलेबस रिफर टू द कंटेंट ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट and the knowledge, skill, attitude that are to be directly fostered, deliberately fostered together with a stage specific objective। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये स्टेज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए होता है। यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, बड़ा छोटा होगा, 1 साल के लिए होगा। कितना ग्रेड हासिल करता है, कितना नंबर हासिल करता है, एवोल्यूशन के ग्रेड नंबर्स में होते हैं। सिलेबस इज समरी ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम में चलते हैं उनका सारा समरी फॉर्म होता है। मतलब एक क्लास में जो आप पढ़ते ना, जिस हिसाब से पढ़ते ना, वो सिलेबस होता है। करिकुलम आपको पीछे समझ में आया होगा, बहुत ब्रॉड होता है। इट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग, रिसोर्सेस। यानी कि इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, उनका लिस्टिंग होता है, जिससे हम एजुकेशन को बहुत सिस्टमेटिक बनाएं और हमारा जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसको बोरिंग ना करे। ओके, इट्स फंक्शन एज ए इनफॉर्मिंग ए स्टूडेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। क्या फंक्शन है भाई? इंफॉर्मेशन देना है स्टूडेंट को। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स क्या होंगे? ओके, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ द स्टडी ऑफ
आउटलाइन एंड टाइम लाइन ऑफ ए पार्टिकुलर कोर्स। ऐसा नहीं कि आप सालों साल पढ़ रहे, जैसे आपका तैयारी चलता है ना 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल, जब तक नौकरी नहीं मिले चल रहा है, तब तक बाल बच्चे बुतरू सब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके। इट विल टिपिकली गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। क्या देगा? ओवरव्यू ऑफ कोर्स के बारे में बताएगा। ऑब्जेक्टिव, कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, सिलेबस क्या फंक्शन करता है भाई, नोट करो इसे। कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कोर्स का एक्सपेक्टेशंस क्या होगा, लिस्ट ऑफ रीडिंग में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, असाइनमेंट क्या होंगे, होमवर्क कैसे होंगे, डेडलाइंस कितने होंगे, कितने दिन में पूरा करना है, कितने लेक्चर में पूरा करना है, और एग्जाम डेट क्या होगा। आगे नहीं एग्जाम, करो तैयारी। इट cannot both the subject as well as the topics covered in the course of the study। इससे क्या पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है और टॉपिक क्या है। सिलेबस से क्या पता चलता है, टॉपिक क्या है और सब्जेक्ट क्या है। राइट। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है भाई? अ टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द कॉमन रिसोर्सेज यूज इन द क्लासरूम। हाँ, सिलेबस को पूरा करने के लिए जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, जिससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक। क्लियर हुआ? इट इज ए गाइड फॉर द टीचर। क्या है टेक्स्ट बुक? एक गाइड है, मार्गदर्शक है टीचर के लिए एंड ए स्टूडेंट के लिए, टू मार्क द स्कोप ऑफ नॉलेज दे आर सपोज टू डील विथ। जो चीज़ें पढ़ रही हैं या जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसका स्कोप क्या होगा। स्कूल के बाहर जब घूमिएगा आपके हाथ में टेक्स्ट बुक नहीं होंगे, मोबाइल फ़ोन होंगे, गर्लफ्रेंड का नंबर होगा, तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, और ये टेक्स्ट बुक नहीं होता है। ठीक। इट इज़ अ बुक यूज एज ए स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ द पार्टिकुलर सब्जेक्ट। इट इज़ अ बुक यूज एज ए स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अरे भाई, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड वर्क होते हैं किसके लिए? अध्ययन के लिए। काहे का भाई? पार्टिकुलर सब्जेक्ट का। मतलब जब आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, विषय पढ़ेंगे, तो उसमें उसके पार्टिकुलर्स मटेरियल्स होंगे, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि जिसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते और जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, हम उसे टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। इतने सारे डिफिनेशन बता रहे हैं, एक भी याद रख लीजिएगा। इट कंटेन्स फैक्ट अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या है? ये फैक्ट वैसे रखते हैं जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे। क्लियर हुआ? एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, फैक्ट होंगे, उसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट बुक। दैट इज यूज बाय द पीपुल स्टडिंग दैट सब्जेक्ट। क्यों? जब वो पीपल पढ़ेगा, जब वो स्टूडेंट पढ़ेगा वो सब्जेक्ट, तो वो फैक्ट सारे उसे मिलेंगे। इट इज कलेक्शन ऑफ द नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टेड टॉपिक्स। इसमें क्या होते हैं? नॉलेज होता है। टेक्स्ट बुक पढ़ने से नॉलेज आता है ना? आता है। कॉन्सेप्ट आते समझ में? आता है। प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टेड टॉपिक और कोर्स, है ना? चलिए। इट इज यूजुअली रिटन बाय वन और मोर टीचर। एनसीईआरटी है ना, उसके बगल वाले पेज में देखिएगा, इतने सारे लिखे हैं, कम से कम 80-90 नाम होगा। कॉलेज प्रोफेसर्स लिखते हैं, महान महान, हम लोग जैसे नहीं। एजुकेशन एक्सपर्ट्स लिखते हैं। हु आर द ऑथोरिटीज इन द स्पेसिफिक फील्ड? भैया जो कि महान विभूति हो, मनीषी, वही लोग ऐसा बनाते। ठीक है। टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंट द सिलेबस ऑफ द कोर्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने पहले ही कहा था, पूरे सिलेबस को कवर कर देता है। ओके, कोर्स का। इंडियाज स्कूल करिकुलम इज एक्सट्रीमली टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। और जो पढ़ाई होता है ना हमारे यहाँ, सारा टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है। अग्रवाल पब्लिकेशन का लेना, बीएड निकल जाएगा। हाँ, पढ़ पढ़ के बोरिंग लगता है। ठीक। इट इज ए कोर्स बुक। क्या है? कोर्स बुक है, कोर्स को कंप्लीट करेगा, उससे ज़्यादा का इन्फॉर्मेशन नहीं रखने का। ओके। जब एसएससी में आएंगे ना, आपको अलग सिलेबस मिलेगा। क्या हो जाएंगे? अलग बुक्स हो जाएंगे। ए फॉर्मल मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेशली वन फॉर यूज इन स्कूल्स। राइट। टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्कूल में होता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें। ठीक है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होते हैं जो कि। टेक्स्ट बुक्स इज ए रिटेन मटेरियल। क्या होता है? रिटेन मटेरियल होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है आजकल, इंक्लूडिंग सिलेबस। इट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द इम्प्लीमेंट द प्रेस्क्राइब सिलेबस। जो सिलेबस है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स हो। यानी सिलेबस का जो रीड है ना, टेक्स्ट बुक्स होता है। लिख दीजिएगा, बैकबोन ऑफ सिलेबस इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक्स।
कोई काटेगा नहीं, जो काटेगा महान मूर्ख होगा। चलिए कुछ थोड़ा सा एडवांस सीख लेते हैं और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है समझ लेते हैं। कंसर्न्ड विद द रिटन मटेरियल एंड इंक्लूड ओनली द सिलेबस। क्या है टेक्स्ट बुक? ये होते रिटन मटेरियल और सिलेबस के अनुसार लिखे जाते हैं। इंक्लूड टेक्सुअल इंफॉर्मेशन और नॉलेज। क्लियर? क्लासरूम वर्क बिकम मोर सिस्टमेटिक। जो क्लासरूम वर्क है ना वो सिस्टमेटिक हो जाते हैं, राइट? इजिली अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर भी आजकल बुक हुई है ना, जाके एकदम लबलबा के बोल देता है, स्टूडेंट चुपचाप सुनता है, बेचारा जानता है कि इससे ज़्यादा कुछ आता जाता है नहीं। ओके, नाम नहीं लेंगे, हम भी फेस किए हैं। प्रोवाइड डायरेक्शन टू इम्प्लीमेंट द सिलेबस। कवर हुआ? आप इतना टेक्स्ट बुक में तो समझ ही गए होगे यार। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक क्या होता है ये भी जान लीजिए। भाई गुड टेक्स्ट बुक्स किसको बोलेंगे? एडुकेट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ये नहीं सनी लियोनी इसमें लिख के डाल दीजिएगा, इमरान हाशमी डाल दीजिएगा, नहीं चलेगा। क्या होता है? रेलेवेंट चाहिए, अच्छे इंफॉर्मेशन वाले चाहिए जो आपको सिटीजन बना दे। कैसा बना दे? स्वामी विवेकानंद के आदर्शों वाला नागरिक बना दे। हो सकता है महान विभूति हैं आप, तो आगे भी बढ़ जाएंगे। इट शुड बी बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल नीड्स, ओके, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। फॉलो करते क्या? एक टीचर मार मार के सिखाता है बच्चा को, और हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट का तो इंटरेस्ट ऐसा कि पढ़ना ही नहीं चाहता है, मोबाइल दे और रात भर लगा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ओके। पीपुल्स एनवायरमेंट, एज ऑफ स्टूडेंट, ये याद रखना यार, एज ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पीपुल के इन्वायरमेंट के सूटेबल होना चाहिए। पीपल्स मतलब समझ रहे हो? छात्र, बच्चा। हाँ, लाइक लिंक विद द इंडियन कल्चर, उसको कैसा रिलेटेड होना चाहिए? इंडियन कल्चर के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मत समझ लीजिए पाकिस्तान का कल्चर, नहीं तो फिर क्या होगा? समझ रहे हैं, जिहादी आंदोलन चलने लगेगा। एंड ट्रेडिशन, वेरिड टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी एज वेल एज द इंफॉर्मेटिव, राइट? स्टाइल कैसा होना चाहिए बुक का स्टाइल? जैसे आप जीन्स टी शर्ट पहनते हैं ना, वैसे ही बुक का भी स्टाइल होना चाहिए। द स्टडी शुड बी बेस्ड ऑन द मैक्सिमम। किस पे फोकस करना चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट, नॉन टू अननॉन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तब जाके समझ में आएगी। स्टाइल कैसा होना चाहिए? रिटन स्टाइल ऐसा होना चाहिए। अगर उल्टा पुल्टा लिख दिए ना तो बच्चा को समझ में नहीं आता है। दे दो बच्चा को ऐसा ऐसा, देखता है, 2 बार पलटने के बाद बोलता है बाप हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, ऊपर से पार हो गया। आजकल बच्चे बोलते हैं सर के ऊपर से सर पार हो गया, राइट? 3 सुटेबल वैकेबलरी एंड स्ट्रक्चर, जो तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, सुटेबल वैकेबलरी होना चाहिए एंड स्ट्रक्चर उसके सुटेबल होने चाहिए। ये क्या कह रहा है? चलिए, वैकेबलरी जो होनी चाहिए ना, जिस स्टेज के लिए आपने बुक लिखा है, जो मटेरियल अवेलेबल है टेक्स्ट बुक, वो उस बच्चों को समझ आनी चाहिए। उनकी वैकेबलरी, उनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए, और कुछ नए वर्ड्स हैं उनका रिपीटिशन होना चाहिए, और कुछ जो मोटे वर्ड्स हैं उनका ग्लोसरी होना चाहिए लास्ट में चैप्टर के या कहीं भी एक कोने में, जिससे उसका मीनिंग विद्यार्थी, पीपुल, इनोसेंट पीपुल बेचारा समझ जाए। पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन, जब किसी राइटर की बुक देख लीजिए, उजले पन्ने पे काली स्याही से भरा हुआ, माँ कसम ईमान डोल जाता, लगता है फेंक दे, उठा के पढ़ने का मन ही नहीं करता है। लेकिन जब उसी पे एकदम बढ़िया बढ़िया पिक्चर, उसमें भी फीमेल बॉडी का मिल जाता, कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते। मतलब क्या है? इलस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ लिखे होने चाहिए, पिक्चर्स अच्छे होने चाहिए, तो हमारा वो सिलेबस बहुत अच्छा है, राइट? ओह सॉरी, टेक्स्ट बुक अच्छा होगा। डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल बड़ा स्किल जो है ना बहुत फैमिलियर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जो कि हम जो पढ़ने वाला रीडर है, जो टेक्स्ट बुक को पढ़ेगा, उसको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और उसका जो लैंग्वेज स्किल है उसका डेवलपमेंट हो जाए, स्पीकिंग स्किल हो जाए। जब देखिए जो अच्छा पढ़ता है ना, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा पढ़ता है उसका स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। मेरा राइटिंग स्किल ऐसा लिख देंगे कि दूसरा कोई पढ़ भी नहीं पाता, कभी कभी तुम खुद नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा नहीं है। इन यंग लर्नर्स जो सीख रहे हैं उनमें ये सारे स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रोपोर्शन एंड ऑर्डर, अब इतना मत है कि टेक्स्ट बुक्स में लिख देना है कि बच्चा देखे और बेहोश हो जाए, समझ रहे? कंटेंट बड़ा सीमित होना चाहिए, उतनी होने चाहिए जितने रिलेवेंट होने चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए। लेसन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट, देयर शुड बी प्लॉजिबल प्रोपोर्शन बिटवीन प्रोस एंड पोइट्री, है ना? प्रोपोर्शंस होने चाहिए। बिब्लियोग्राफी, लेशंस तो बड़ा सीमित मात्रा में होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फॉर ओरल वर्क, और इसमें सबसे बड़ा अहम चीज़ जानते हैं क्या होता है मेरे हिसाब से? कुछ ऐसे किताब होते हैं ना कि कहाँ से शुरू करे कहाँ ख़त्म करे कुछ समझ में ही नहीं आता है। लोकल राइटर को भी लिखते हैं टेक्स्ट बुक्स ऑफ असेसमेंट एंड लर्निंग, करिकुलम एंड
हमको नहीं समझ में आता भाई, बहुत सारा ऐसा बुक मिला है, नाम नहीं लेंगे किसी। इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर ओरल वर्क होनी चाहिए इसमें। द लेसन शुड बी बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्टिव ओरल, समझ रहे हैं ना, उनको एक कहानी से रिलेवेंट करके रिप्रेजेंट किया जा सके, ऐसी एक खासियत टेक्स्ट बुक्स में होनी चाहिए। तो इस इकाई में हम लोगों ने देखा कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। अब है टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, तो चलिए टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। पेपर शुड बी गुड क्वालिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उजला काला सब एक ही में लगे। प्रिंट शुड बी अट्रैक्टिव, प्रिंटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ जो अच्छी होती है बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारी सुंदर लड़कियां भी लड़कों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ओके। साइज ऑफ द टाइप शुड बी बोल्ड फॉर जूनियर एंड स्मॉल फॉर सीनियर। जो बच्चे हैं ना उनको थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए, आँख उनका शार्प होता है लेकिन बड़ा बड़ा चाहिए, क्यों, छू छू के पड़ता है सब, और सीनियर के लिए थोड़ा छोटा भी चलेगा। बाइंडिंग शुड बी प्रॉपर, ऐसा नहीं कि हाथ मिले तो 2 पेज उधर 2 पेज उधर, तो प्रॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए। द कवर शुड बी थिन, यहाँ पे थिंक लिखा गया, थिन समझिएगा, ड्यूरेबल होना चाहिए विथ सम इंटरेस्टिंग इलिस्ट्रेशन ओवर इट, और अच्छा थोड़ा सा ऊपर से ही दिखे अट्रैक्टिव, बड़ा फोटो वोटो लग जाता है ना, लग जाए किसी एक्ट्रेस का, बड़ा गौर से आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, ऐसा नहीं भी। टेक्स्ट बुक अच्छा कवरिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो बच्चों को आकर्षित कर सके। ए जैकेट शुड बी एडेड टू द कवर, और एक बड़ा अच्छा सा कोटिंग होना चाहिए बुक के ऊपर, तो बड़ा बुक अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव भी लगता है, और जो रीडर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस और हमने करिकुलम देखा। ठीक है, एक है बुक शुड बी हैंडी, और इतना भारी भी नहीं होना चाहिए कि उसके लिए बैलगाड़ी लेके चलना पड़े, समझ रहे बात को, रिक्शा लेके चलिएगा। प्राइस शुड बी मॉडरेट, हमारा है ना मिडिल क्लास फैमिली है, तो हम लोग बड़ा महंगा महंगा बुक नहीं खरीद पाते। जैसे है ना जो एक होता है हार्ड कवर बुक समझ रहे हैं, एकदम उसकी बड़ा कलरफुल बाइंडिंग होती है। अल्बर्ट की पता करने गए थे, 4000 बोला था, समझ रहे हम क्या किए, उसका PDF डाउनलोड किया, जाके उसको प्रिंट करा लिए, मजबूरी था, क्या करते, पैसा नहीं उतना। चलिए, तो आज जो आप सीखे तो इससे क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट बुक क्या है, सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है। आप करिकुलम और टेक्स्ट बुक और जो सिलेबस है सब में रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंसेस क्या है, आप खुद से इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.